हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हाइपरफाइन फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। आज हम क्लास 12 की भौतिकी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है, कूलाम के नियम के सदिश स्वरूप क्या होते हैं, अध्यारोपण के सिद्धांत से बहुल आवेश के केस में वैद्युत बल की गणना कैसे की जाती है, और साथ ही इस लेक्चर के लास्ट में कूलाम के नियम पर आधारित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम हेडिंग आप लगाएं, कूलाम का नियम, कूलाम से कूलाम का नियम क्या बताता है। एक्चुअली जो कूलाम का नियम है यह प्रयोग पर आधारित है। यह टू बॉडी इंटरेक्शन को बताता है, मतलब दो आवेशित वस्तुओं के बीच लग रहे बल के बारे में बताता है। हालांकि प्रीवियस लेक्चर में हम जान चुके हैं कि सजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, विजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। जैसे यदि मेरे पास एक प्लस क्यू आवेश यहां पर है, दूसरा प्लस क्यू आवेश यहां पर है और दोनों आवेश सेम है, तो यह आवेश इसको इस दिशा में ठेलने का प्रयास करेगा और यह आवेश इसको इस दिशा में ठेलने का प्रयास करेगा। यानी दोनों आवेशों के मध्य वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगा हुआ। कैसा? प्रतिकर्षण बल। यदि आवेश विजातीय है, यहां पे प्लस आवेश हो गया, यहां पे माइनस आवेश हो गया, तो विजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यह आवेश इसको इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा और यह आवेश इसको इस दिशा में खींचने का प्रयास करेगा। अब प्रश्न उठता है यह कि यह दोनों आवेश एक दूसरे से कितने बल से प्रतिकर्षित होते हैं, चाहे यह आवेश एक दूसरे को कितने बल से आकर्षित करते हैं, उस बल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वह बात कूलाम के नियम से हम लोग जानेंगे। कूलाम का नियम यह बताता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, बिंदु आवेश किसे कहेंगे? जब आवेशित वस्तु का आकार उनकी बीच की दूरी की तुलना में बहुत छोटा हो तो उन आवेशित वस्तुओं को बिंदु आवेश माना जा सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मानिए मेरे पास कोई एक वस्तु यहां पर है, बहुत छोटा है, दूसरा वस्तु एक यहां पर, यह भी बहुत छोटा है। किसकी तुलना में? इसकी बीच की दूरी की तुलना में। तब इन वस्तुओं को बिंदु आवेश हम लोग मान सकते हैं। तो कूलाम का नियम यह बताता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल कैपिटल F आवेशों के परिमाणों को मॉड में लिखा जाता है, परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा बीच की दूरी मान लीजिए क्या है? R है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे एक नियतांक हमारे पास K आ जाएगा। F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जहां K क्या है? समानुपाती नियतांक है, जहां K समानुपाती नियतांक है जो आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है। जो K है वह एक समानुपाती नियतांक है जो दोनों आवेशों के बीच कैसा माध्यम है उस पर एक K की वैल्यू निर्भर करती है। अच्छा, यहां से K का यूनिट हम लोग लिख सकते हैं। K का मात्रक लिखना चाहे तो क्या होगा? यहां से इस R का गुणा हम यहां कर दें तो F इंटू R स्क्वायर हो जाएगा और Q1 Q2 को नीचे भेज दे तो इसका मात्रक जो होगा, इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा? बल का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु लेते हैं, तब देखते हैं कि वैद्युत बल की वैल्यू कितनी आती है। तो केस बनाकर उसका अध्ययन किया जाएगा। फर्स्ट केस में हम लोग जानेंगे कि केस फर्स्ट, यदि आवेशों के मध्य निर्वात या वायु
उपस्थित हो तो हम दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु उपस्थित करते हैं। उस केस में जो k की न्यूमेरिकल वैल्यू आती है वह यह आती है k बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यह एक्सपेरिमेंटली यह वैल्यू ज्ञात की गई है। जब इस वैल्यू को हम कूलम के नियम में भरेंगे तो कूलम का नियम कुछ इस प्रकार हमें मिलेगा, F बराबर 9 गुणे 10 की पावर 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये कूलम का नियम इस प्रकार मिल जाएगा। इस इक्वेशन को और सुविधाजनक बनाने के लिए 9 गुणे 10 की पावर 9 को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल लिख देते हैं। आगे सुविधा के लिए 9 गुणे 10 की पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर लिख लिया जाता है। जैसे ही हम 9 गुणे 10 की पावर 9 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखेंगे तो जो वैद्युत बल निकल के आएगा क्या आएगा, कूलम के नियम से ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट भी एक प्रकार का नियतांक है जिसे निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता कहते हैं। जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नॉट की हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है किसकी इक्वल है, 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम के स्क्वायर है, इक्वल है। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट को मान निकालना चाहते तो इसको पलट दिया जाए। पलटेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू मिलेगी हमें 1/4 पाई इंटू 9 गुणे 10 की पावर 9 और इसका यूनिट भी पलट जाएगा, कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम पाई का वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे तो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू निकल के आएगी वह आएगी 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यह निकल के आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट एक और अन्य मात्रक भी होता है जो धारिता में पढ़ेंगे। इसका एक मात्रक लिख देता हूं यहाँ पे। इसका अन्य मात्रक फैराड मीटर होता है। इसका अन्य मात्रक फैराड मीटर भी होता है जो आप धारिता में पढ़ेंगे इसके बारे में। ये तो हमने बताया कि जब दोनों आवेशों के मध्य निर्वात या वायु भरा है तब वैद्युत बल कितना होगा। अब मान लीजिए दोनों आवेशों के मध्य कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर देते हैं, जैसे माइका हो गया, ग्लास हो गया, वाटर हो गया, इस प्रकार का कोई प्रावैद्युत पदार्थ भर देते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि जो बल है पहले की तुलना में घट जाएगा। तो कूलम के नियम से इस बल की जो वैल्यू होगी, अच्छा केस बनाकर अध्ययन करें, केस इसको भी लिखते हम, केस सेकेंड है, यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम उपस्थित हो तो जैसे ही कोई माध्यम उपस्थित होगा जो वैद्युत बल वह घट जाएगा। कूलम के नियम से जो वह वैद्युत बल हमें मिलेगा यह उसका नाम मीडियम है इसलिए हम दिखा दे रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन ये हम कर देते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एप्सिलॉन नियम क्या है, ये भी एक नियतांक है लेकिन ये जो है माध्यम की वैद्युतशीलता है। ये क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। इसको इक्वेशन हम 2 माने और समीकरण 1 में 2 से डिवाइड दें तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से क्या हमें मिलेगा, हमें मिलेगा F बाई Fm एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक भी कहा जाता है, जिसे कैपिटल K से दिखाते हैं, कैपिटल K
या बहुत सी बुकों में एप्सिलॉन आर से भी दिखाया जाता है। तो कभी कभी एक नंबर में प्रश्न बन जाता है कि एप्सिलॉन आर की डेफिनेशन लिखिए, चाहे कैपिटल आर की डेफिनेशन लिखिए। हालांकि दोनों चीज एक ही है। कैपिटल के चाहे एप्सिलॉन आर को हम लोग परावैद्युतांक या आपेक्षिक परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, माध्यम की वैद्युशीलता तथा निर्वात की वैद्युशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। ये कूलाम का नियम था जो हमने आपको समझाया। बहुत इजी था, कुछ में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। इसे नोट कर लें, आप लोग नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लें। इसे हम मिटाते हैं, हाँ? हम लोगों ने वैद्युत बल के बारे में पढ़ा। हालांकि हम जानते हैं कि बल कैसी क्वांटिटी है। बल एक वेक्टर क्वांटिटी यानी एक सदिश राशि है। सदिश राशि तो जो हमने बल पढ़ा है कूलाम के नियम के माध्यम से, अब उसका हम सदिश रूप जानना चाहते हैं। क्योंकि कूलाम के नियम का सदिश रूप लिखना काफी हद तक उत्तम होता है। तो कूलाम के नियम का हम लोग सदिश रूप लिखेंगे। तो हेडिंग अगला जो हमारा होगा, कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो हेडिंग आप लगाएं, कूलाम का नियम सदिश रूप में, सदिश रूप में, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलाम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसमें हम समझेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलाम का नियम का। मान लीजिए मेरे पास Q1 Q2 परिमाण के दो सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश है। Q1 सजातीय प्लस हो गए, एक प्लस Q यहाँ Q1 Q2 परिमाण के दो सजातीय आवेश है जो मूल बिंदु के सापेक्ष, मान लीजिए हमारा यह अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है, जिनकी मूल बिंदु के सापेक्ष जो स्थिति सदिश है क्रमशः R1 और R2 है। हालांकि दोनों आवेश सजातीय हैं, तो यह आवेश जो Q1 है, यहाँ फिगर में कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये आवेश Q1 है। जो आवेश Q1 है, Q1 आवेश इस पर वैद्युत बल लगाएगा, किस दिशा में? इस दिशा में। यानी Q1 के द्वारा Q2 पे जो लगने वाला फोर्स है और इस साइड है, इसका नाम दे देते हैं 2 1। ठीक उसी प्रकार Q2 आवेश भी Q1 पे फोर्स लगाएगा, इसकी दिशा कहां होगी? इस दिशा में होगी, F21, सॉरी F12 रह गई, 1 2, F12। अब इन दोनों बलों की जो वैल्यू क्या होगी हम लोग गणना करें कूलाम के माध्यम से। यदि Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश, इस वाले सदिश के लिए स्थिति सदिश लिख रहे हैं, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश R21 हो तो लिख सकते हैं R2 माइनस R1, यानी स्थिति सदिश क्या ले रहे हैं? Q1 से Q2 की तरफ ले रहे हैं, 2 1। दिशा कहाँ है इसकी बोलिए? दिशा Q1 से Q2 की तरफ हो रही है। अब हम कूलाम के नियम से इस आवेश के वजह से कितना वैद्युत बल बनना है वो गणना कर सकते हैं। पुनः इस आवेश की वजह से यहाँ कितना वैद्युत बल बनना है उसकी गणना हम लोग कर सकते हैं। तो कूलाम के नियम से कूलाम के नियम से आवेश Q1 के द्वारा, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला वैद्युत बल, यह आवेश कितना वैद्युत बल लगा रहा है? वह F21 है। कितना है? F21। अच्छा, Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिति सदिश हमने R21 माना है,
और इस सदिश के लिए हम इसका एकांक सदिश दिखा देते हैं इस दिशा में R21, मतलब Q1 के सापेक्ष Q2 की दिशा में, इस वाले सदिश की दिशा में एकांक सदिश का है R21 है। जब इसकी वैल्यू को हम एकांक सदिश से गुणा कर देंगे तो इसका ये सदिश रूप हो जाएगा। तो इसका मान लिखे कूलाम के नियम से कि Q1 Q2 बीच की दूरी क्या है, स्थिर सदिश क्या है R21 का स्क्वायर, और एकांक सदिश से गुणा कर दे रहे हैं। इस सदिश का जो एकांक सदिश है उसके साथ गुणा कर देंगे तो ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकांक सदिश R21 है। हालांकि आप जानते हैं एकांक सदिश को कैसे डिफाइन किया जाता है, R21 मॉड ऑफ R21 इस प्रकार डिफाइन किया जाता है इसे। जैसे ही R कैप की वैल्यू हम रखते हैं यहाँ पे तो जो बल है बल कुछ इस प्रकार हमें मिल जाएगा, F21 की Q1 Q2 भाई क्या हो जाएगा, यह वैल्यू से जब पुट किया जाए तो ये हो जाएगा R21 Q और R21 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, ठीक है। यह जो हमने बल निकाला है Q1 के द्वारा Q2 पे जो फोर्स लग रहा है F21 उसकी वैल्यू निकालिए। अब इसी प्रकार Q2 आवेश के कारण Q1 पे कितना फोर्स लग रहा है F12 उसकी गणना कर सकते हैं। इसी प्रकार Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला वैद्युत बल Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला जो वैद्युत बल क्या है F12 है। F12 कूलाम के नियम से कितनी वैल्यू K Q1 Q2 और स्थिति सदिश क्या हमने माना है R21 का स्क्वायर और एकांक सदिश। इस केस में एकांक सदिश और सदिश की दिशा एक दूसरे के विपरीत है। जो बल लग रहा है बल इस दिशा में लग रहा है और एकांक सदिश की दिशा हमने R21 इस दिशा में माना है। तो एकांक सदिश की दिशा और बल की दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो माइनस साइन लगा देते हैं 2 1 लिखा जा सकता है। पुनः एकांक सदिश की डेफिनेशन से यह वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ हमें इस प्रकार मिलेगा 1 2 माइनस साइन आगे आ जाएगा K Q1 Q2 और पुनः ये क्या हो जाएगा R21 का Q और R21 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें तो दोनों के रिजल्ट सेम है, बस फर्क क्या है एक माइनस साइन का है। तो समीकरण 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा F12 माइनस F21। यह रिजल्ट क्या प्रदर्शित कर रहा है, कूलाम का जो सदिश स्वरूप है न्यूटन के तृतीय नियम के अनुरूप है। जो क्रिया प्रतिक्रिया वाला न्यूटन का तृतीय नियम होता था उसी के अनुरूप है। यह रिजल्ट यह प्रदर्शित कर रहा है कि दो सजातीय आवेशों के में वैद्युत प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी यह आवेश इसको इस दिशा में ठेल रहा है और यह आवेश इसको इस दिशा में ठेल रहा है और दोनों आवेशों के जो परिमाण है मतलब दोनों आवेशों के द्वारा जो उत्पन्न बल का परिमाण है वह समान है और दिशाएं केवल क्या एक दूसरे की माइनस साइन क्या प्रदर्शित कर रहा है दिशा को बता रहा है कि दोनों बलों की जो दिशाएं हैं एक दूसरे के विपरीत है। यह जो हमने इक्वेशन लिखा सजातीय आवेशों के लिए लिखा है। आप इसी प्रकार विजातीय आवेशों के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं। विजातीय आवेश को क्या करेंगे आप Q1 Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी Q1 Q2 की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी और जैसे ही जब नेगेटिव वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो वो खुद से ही शो कर देगा कि विजातीय आवेशों के मध्य वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। यानी कूलाम के नियम का सदिश रूप पढ़ने का फायदा यह है कि हम एक ही इक्वेशन से वैद्युत प्रतिकर्षण बल के बारे में वैद्युत आकर्षण बल के बारे में डिफाइन कर सकते हैं। यह कूलाम के नियम का पढ़ने का हमें फायदा है। इसे आप लोग नोट कर लें। हाँ नोट कर लीजिए। हो गया नोट। वीडियो को पॉज कर लिया नोट कर लें मिटा लेते हैं।
अब जो अगला हेडिंग पढ़ेंगे हम लोग, बहुल आवेश के केस में वैद्युत बल की गणना कैसे की जाती है। तो हेडिंग आज अब जो हमारा होगा वो होगा बहुल आवेश के कारण वैद्युत बल, बहुल आवेश के कारण वैद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज, ड्यू टू ए मल्टीपल चार्ज। हालांकि क्लास 11 की मैकेनिक्स यांत्रिकी में आप लोग पढ़ चुके हैं कि किसी बिंदु पर अनेक बलों का जो प्रभाव होता है, यदि किसी बिंदु पर बहुत सारे बल लग रहे हैं तो उन बलों का प्रभाव हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से ज्ञात करते हैं। ठीक उसी प्रकार स्थिर वैद्युतिकी में किसी बिंदु पर अनेक आवेश बल लगाते हैं तो उन बलों का भी अध्ययन अध्यारोपण के सिद्धांत से ही सॉल्व करते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है? यह सिद्धांत यह बताता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। मतलब यह कि मेरे पास कोई दो बिंदु आवेश है, मान लीजिए एक Q2 है यहाँ पे प्लस है, दूसरा एक आवेश मेरे पास Q1 है, ये भी क्या है, धनावेश है। तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल कहाँ लगेगा, धनावेश है दोनों ही, तो वैद्युत बल हमें इस दिशा में मिलेगा। मान लीजिए इसका नाम देते हैं 2 के कारण 1 पे लग रहा है तो 1 2 दे देते हैं ना। तो अध्यारोपण का सिद्धांत यह बताता है कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। मतलब यह कि इसके इस बिंदु आवेश के अगल बगल और 2-4 आवेश रख देंगे तो ये जो बल लग रहा है यह बल प्रभावित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक हमने Q3 यहाँ आवेश रख दिया, ये भी धनावेश है, एक हमने Q4 आवेश यहाँ रख दिया और ये भी धनावेश है। ठीक है, ये भी कैसा है, धनावेश है। तो यह आवेश भी इस पर बल लगाएंगे, लेकिन इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग रहा है वह बल परिवर्तित नहीं होगा। परिवर्तित क्या होगा, केवल परिणामी बल परिवर्तित होगा। तो यह बल किधर बल लगाएगा, इस पर, इसकी दिशा कुछ इस प्रकार मिलेगी, इसका नाम दे देते हैं 3 के वजह से 1 पर लग रहा है 1 3 दे देते हैं। यह किधर बल लगाएगा, ये इस दिशा में बल लगाएगा, इसका नाम देते हैं 1 4 दे देते हैं। यदि इन दोनों बलों का स्थिति सदिश R12 हो, इसके अलावा क्या हो 1 3 हो, इसके अलावा क्या हो 1 4 हो, तब जो परिणामी बल होगा अलग अलग आवेशों से उत्पन्न बलों का सदिश योग हो जाएगा। अध्यारोपण का यह सिद्धांत बताता है कि किसी बिंदु पर जो परिणामी बल होता है अलग अलग आवेशों से बन रहे वैद्युत बलों का सदिश योग हो जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं परिणामी बल क्या लिखेंगे, F बराबर F12 प्लस F13 प्लस F14, इन सभी बलों का क्या हो जाएगा, सदिश योग हो जाएगा। यानी एक बराबर लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, स्त्री सदिश हमने क्या माना, R12 माना है ना, और एकांक सदिश 12 दिशा में प्लस K Q1 और Q3, इसके मध्य जो बल लग रहा है 1 3 लग रहा है ना, स्त्री सदिश क्या है 1 3 स्क्वायर और एकांक सदिश 1 3 हो जाएगा। आप प्लस इसी तरह लिख सकते हैं K Q1 और 4 के बीच, Q1 और Q4 के बीच लगा है, Q4 के बीच, स्त्री सदिश क्या है 1 4 स्क्वायर और एकांक सदिश 1 4 हो जाएगा। यह बल निकल के आएगा, ये इसका परिणामी बल निकल के आएगा। एक बार और समझे अध्यारोपण का सिद्धांत क्या बताता है, यह बताता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति के कारण प्रभावित नहीं होता। मतलब यह कि इन दोनों आवेशों के, मान लीजिए प्रारंभिक अवस्था में Q1 Q2 आवेश थे, इन दोनों आवेशों में वैद्युत बल क्या लगा था, F12 लग रहा था।
मान लीजिए जो वैद्युत बल है 10 न्यूटन का बल लग रहा है। अब हम क्या करें, इस बिंदु आवेश के अगल बगल और 2-4 आवेश करते रहे, तो इन दोनों आवेशों के मध्य जो वैद्युत बल लग रहा है वह बल प्रभावित नहीं होगा इनके आ जाने की वजह से। प्रभावित क्या होगा, जो परिणामी बल है, वह जो परिणामी बल है वो इन सभी बलों से जो वैद्युत बल बन रहा है उन सबका क्या हो जाएगा, सदिश योग के बराबर हो जाएगा। अब इसका हम लोग रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो समस्या वहां पे आपकी क्लियर हो जाएगी। फिलहाल आप इसको नोट करें, क्या होता है बहुल आवेश के कारण वैद्युत बल नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, नोट कर मिटा देते हैं। हाँ, अगला, अब जो अगला हमारा हेडिंग होगा, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करके देखेंगे कि क्योंकि हम जानते हैं कि दो आवेशित कणों के मध्य वैद्युत बल भी कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। तो हमारा जो अगला हेडिंग होगा, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। हेडिंग आप लगाएंगे, स्थिर वैद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना। कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स and gravitational force, हालांकि हम जानते हैं कि दो आवेशित कणों के मध्य स्थिर वैद्युत बल भी कार्य करता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करता है। जैसे कि बोर्ड पर आप देख सकते हैं, जो स्थिर वैद्युत बल होता है या P बराबर क्या होता है, K(Q1 Q2 R²) किसके माध्यम से जानते हैं, कूलॉम के नियम से। और गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है, Fg बराबर कैपिटल G m1 m2/r²। इसमें K जो है यह यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, लेकिन G जो है यूनिवर्सल कांस्टेंट है। अब हम इन दोनों बलों की समानताएं और असमानताएं पर विचार करेंगे। तो समझे पहले समानताएं क्या होती है दोनों बलों में। समानताएं, पहली समानताएं क्या है, विचार करते हैं। दोनों ही बल व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही बल जो व्युत्क्रम बल का नियम होता है 1/r², इस नियम का पालन करते हैं। यदि मैं ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, F हमारा इस दिशा में और R हमारा इस दिशा में, तो ग्राफ कुछ प्रकार मिलता है। यदि दोनों ही बल किस नियम का पालन करते हैं, व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। देख रहे हैं 1/r² इसमें भी 1/r² इसमें भी, जो व्युत्क्रम बल के नियम का पालन करते हैं। दूसरा नियम क्या हो जाएगा, दोनों ही बल संरक्षी बल होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अर्थात संरक्षी बल किसे कहेंगे हम, संरक्षी बल उन्हें कहा जाता है जिन बलों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है ना, किस रास्ते से जाकर वस्तुएं कार्य कर रही हैं उस पर निर्भर नहीं करता, उन्हें संरक्षी बल हम लोग कहते हैं। तो ये दोनों फोर्स कैसी हैं, दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स है ना, संरक्षी बल है। तीसरी समानता क्या है, यह दोनों ही बल निर्वात में क्रियाशील है। मतलब यह कि मेरे पास कोई दो आवेशित वस्तु है, इसके बीच निर्वात रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा और स्थिर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। यानी ये दोनों ही बल क्या है, निर्वात में क्रियाशील है। तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा इसमें समानता है क्या, चौथा यानी ये दोनों ही बल, वैद्युत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, न्यूटन के तृतीय नियम पे आधारित है। ये समानताएं की बात हुई। कुछ असमानताएं भी उसकी बात कर लेते हैं। असमानताएं, पहली असमानता क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ये सदैव आकर्षण नेचर होता है, यह दो वस्तुओं को खींचने का प्रयास करता है अपनी तरफ। लेकिन जो स्थिर वैद्युत बल है यह आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। निर्भर करता है कि जो आवेशित वस्तुएं हैं वे किस नेचर के हैं। यदि वे सजातीय हैं
तो प्रतिकर्षित करेंगे, यदि वे विजातीय हैं तो आकर्षित करेंगे। ये इनमें असमानता है। दूसरी असमानता क्या हो सकती है? दूसरी असमानता यह है कि जो स्थिर वैद्युत बल है उन आवेशों के माध्यम पे निर्भर करता है कि दो आवेशों के बीच कैसा माध्यम है, उस पर यह निर्भर करता है। लेकिन जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह माध्यम पे निर्भर नहीं करता है। दो वस्तुओं के बीच कैसा माध्यम है, प्रत्येक केस में उस जो बल की वैल्यू आएगी सेम आएगी। मतलब यह बल माध्यम पे निर्भर नहीं करता। तीसरी असमानता क्या है? तीसरी असमानता यह है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास दो आवेशित वस्तु, एक यहाँ पर है दूसरी यहाँ पर है, मान लेते हैं Q1 है ये Q2 है, तो इन की बीच दूरी मान लेते हैं हम क्या R है, तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल भी कार्य करेगा और स्थिर वैद्युत बल भी कार्य करेगा। लेकिन जो स्थिर वैद्युत बल कार्य करेगा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत प्रबल होगा। तो लिख सकते हैं F ग्रेटर देन F G होता है। तो ये बेसिक कूलाम के नियम से कुछ रिलेटेड टॉपिक थे। कूलाम के नियम को हमने पूरा कवर करने का प्रयास किया इसमें। हालांकि और इस कूलाम के नियम से कोई बाहर से प्रश्न नहीं बन सकते, इसी से बोर्ड लेवल के प्रश्न बनते हैं। अब हम लोग कुछ कूलाम के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल लगा लेते हैं कि जो भी हमारा डाउट है वो डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसे मन करता आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। हाँ, नोट कर लें। नोट हो गया? बिठा दे, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम कुछ कूलाम के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल लगाते हैं। ठीक है, तो पहला जो न्यूमेरिकल हमारा होगा वो यह होगा, दो एक समान गोले जिन पे असमान व विजातीय आवेश है, जिन्हें एक दूसरे से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जा रहा है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गोला यहाँ पर है, दूसरा गोला यहाँ पर है, बीच की दूरी कितनी है? 90 सेंटीमीटर। कितना है? 90 सेंटीमीटर रखा जा रहा है। पुनः दो गोलों को टच करा के उतने ही दूरी पर रखने पर यह गोले जो हैं एक दूसरे को 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं। मतलब एक दूसरे को दूर भगाने लगते हैं। कब? जब इनको आपस में टच करा के पुनः उतने ही दूरी पर रख देते हैं। तब आपको बताना है कि प्रत्येक गोले का अंतिम आवेश क्या होगा। आपको बताना है कि प्रत्येक गोले का अंतिम आवेश क्या होगा। प्रत्येक गोले का अंतिम आवेश, यह आपसे पूछा गया। अब यह जो अंतिम आवेश होगा या तो दोनों गोलों पे धनावेश हो जाएगा, चाहे दोनों गोलों पे ऋणावेश होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही गोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, क्योंकि सजातीय आवेश ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। या तो दोनों गोले धनावेश हो जाए या तो दोनों गोले ऋणावेश हो जाए। ठीक है, तो हम आवेश की गणना करते हैं। माना स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले का आवेश क्या मान लेते हैं? Q मान लेते हैं। प्रत्येक गोले का आवेश हमने मान लिया क्या है? Q। क्योंकि स्पर्श कराने के बाद दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं, यानी उन पर सजातीय आवेश हो चुका है। तो हालांकि गोले एक समान भी हैं, तो मान सकते हैं दोनों गोले क्या है? एक समान है, तो जिस वजह से प्रत्येक गोले पे जो आवेश होगा Q होगा। अब कूलाम का नियम लगाएं। कूलाम के नियम क्या जानते हैं? F बराबर K Q और Q मिलकर क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। Q स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। R क्या है? दोनों गोलों के बीच की दूरी। R की वैल्यू दी गई है, कितना दी गई है? 90 सेंटीमीटर। मीटर मतलब क्या हो जाएगा? 0.9 मीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हमें आवेश का मान निकालना है, तो यहाँ से निकालें। Q स्क्वायर क्या हो? इसका गुणा यहाँ कर दिया जाएगा, यह
और आर स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा हमें, एफ का मान दिया गया कितने न्यूटन है, 0.025 न्यूटन का बल है। आर का मान कितना दिया गया है, 90 सेंटीमीटर यानी 0.9 मीटर लिख सकते हैं। और इसका क्या है, स्क्वायर है, 0.9 का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या है, के की वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये 0.025 है ना, अच्छा न्यूटन लिख दिए क्या, चलिए न्यूटन मिटाइए, न्यूटन लिख दिए, इसको मतलब नहीं आता। 0.025 है, इसको सॉल्व किया जाए, इसको दो बार लिखा जा सकता है। तो हम इसे करते हैं, इसको ए स्क्वायर तो स्क्वायर रूट में भेज, और इसको इधर की सभी क्वांटिटी को स्क्वायर रूट में भेज दिया जा रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 0.25 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। और 0.9 को दो बार लिखा जा सकता है अलग अलग, 0.9 इंटू 0.9। नीचे हमारा क्या है, 9 है, 9 इंटू 10⁻9। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 0.25 किसका स्क्वायर है, ये 0.5 का स्क्वायर रूट है। तो इसको हम बाहर ले सकते हैं, क्या इसमें बाहर आ जाएगा 0.5 क्या हो इसका स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। और 10⁻⁻1 को नीचे भेजेंगे तो 10⁻10 हो जाएगा। और इन दोनों जोड़ों में से एक बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0.9। नीचे 9 है तो 9 से बाहर निकल के आएगा 3 आ जाएगा। अब बाहर क्या आ जाएगा, हमने 10⁻⁻1 को नीचे भेजा, 10⁻10 हो गया। अब बाहर निकल के क्या आएगा, 10⁻5 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, 3 3 9 हो जाएगा, और 3 5 15। तो फाइनली जो हमें मिलेगा 0.15 इंटू 10 इसको ऊपर भेजा जाए तो माइनस से क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सॉल्व कर देंगे इसको तो 1.5 प्लस माइनस लिखना देखिए भूल गए, यहाँ प्लस माइनस रहेगा, प्लस माइनस रहेगा 1.5 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम का आवेश हो जाएगा। यानी प्रत्येक गोले पर या तो 1.5 गुणे 10⁻⁻6 कूलाम का धनावेश होगा या तो ऋण आवेश होगा, तभी एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो ये आपको आवेश की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसे नोट कर लें, आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, मिटाते हैं सर। अगला प्रश्न जो होगा, मान लीजिए मेरे पास दो धनावेश धनावेश है, एक पूरी दूसरा प्रश्न है ना, दूसरा न्यूमेरिकल है, जो एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर, कितनी दूरी पे, स्मॉल आर दूरी पे, यहाँ पर एक प्लस ई आवेश है। इनके नाम दे देते हैं ए बिंदु और बी बिंदु। यानी बिंदु ए पर 4e आवेश है और बिंदु बी पर प्लस ई आवेश है, और इनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल आर। तब आपको बताना है कि इस निकाय के बीच में तीसरा आवेश कहां रख दिया जाए जिससे कि यह निकाय संतुलित हो जाए। तो निकाय के बीच में तीसरे आवेश धनावेश को कहां रखा जाए कि निकाय संतुलित हो जाए। यानी इसके बीच में तीसरे निकाय को कहां रख दिया जाए जिससे कि यह जो निकाय है संतुलित अवस्था में हो जाए। तो मान लेते हैं, माना स्मॉल x दूरी पर कोई बिंदु क्या है, O है। इसी बिंदु P पर हम O पे तीसरे आवेश को रख देते हैं, तीसरा धनावेश है उसको हम रख देते हैं, और उस बिंदु पर देखते हैं कि यह निकाय संतुलित अवस्था में कब हो सकता है, जब इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल
इस दिशा में लगेगा, धनावेश ये भी धनावेश इस दिशा में बल लगेगा, और इस आवेश के द्वारा लगने वाला बल जो इस दिशा में लग रहा है, दोनों बल के आपस में बराबर हो जाए। यानी कोई वस्तु संतुलित अवस्था में कब हो सकती है? जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, कोई एक व्यक्ति हमें 10 न्यूटन बल इधर लगा रहा है और 10 न्यूटन का बल इधर लगा रहा है, तो हम अपने पोजीशन से न इधर जा पाएंगे न इधर जा पाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर जो लगने वाला नेट फोर्स है वह 0 है। तो ठीक उसी प्रकार यह आवेश कितना इस पर बल लगा रहा है, ये कितना बल लगाएगा, ये वाला आवेश नाम देते हैं इसका एफ ए, और बी वाला आवेश कितना बल लगाएगा इस दिशा में इस पर, एफ बी। यदि ये दोनों बल इस क्यू पे जो लग रहे हैं आपस में बराबर हो जाए तो निकाय क्या हो जाएगा, संतुलित की अवस्था में आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बल के ज्ञात करते हैं। तो 4E आवेश के कारण, 4E आवेश के कारण बिंदु क्यू पर बल, इस आवेश के कारण कितना बल लग रहा है, एफ ए। इसकी वैल्यू हम लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा, के आवेश का परिमाण 4E इंटू क्यू, बीच की दूरी क्या माना हमने, एक्स माना है, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इस दूरी को हम लिख सकते हैं, टोटल आर है ना, इतना हमने एक्स मान लिया, तो आर में से इतना निकल जाएगा तो ये दूरी कितना हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा। ये दूरी कितना है, आर माइनस बची हुई एक्स। तो ये हमने बल बताया कि 4E आवेश के कारण बिंदु क्यू पर कितना बल लग रहा है, या फिर के क्यू कितना बल लग रहा है, यहाँ पे के है, के 4E इंटू क्यू। ठीक है, हाँ। अब यह आवेश कितना इस पर बल लगा है, एफ भी, उसकी हम लोग वैल्यू लिखते हैं। तो इसी प्रकार प्लस ई आवेश के कारण बिंदु क्यू पर लगने वाला कितना है, बिंदु बी पर एफ बी है ना, कितना हो जाएगा, के क्यू और यह स्मॉल ई बाई, बीच की दूरी क्या है, आर माइनस एक्स स्क्वायर, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। राम के लिए क्या हो जाएगा, के दोनों आवेशों के परिमाण और बीच की दूरी। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, यह दोनों ही बल क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो संतुलन की अवस्था में जो एफ ए होगा वो क्या हो जाएगा, एफ बी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि दो वस्तुएं संतुलित कब हो सकते हैं, जब उस वस्तु पे लगने वाला नेट फोर्स क्या हो, 0। तो एफ ए एफ बी के बराबर हो जाएगा। दोनों वैल्यू को जैसे इक्वेट करेंगे, बराबर करेंगे हम लोग, कितने एफ ए का मान कितना निकाला हमने, कि 4E क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इधर इसका मान क्या है, एफ बी का मान के क्यू ई बाई क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए के ई क्यू से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो जो हमें बचेगा वैल्यू 4 बाई एक्स स्क्वायर, इधर बचेगा हमारा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ यदि वर्ग लें तो हमें जो वैल्यू मिल के आएगी 2 बाई एक्स और 1 बाई आर माइनस एक्स निकल के आ जाएगी। इसका गुणा यहाँ कर दे, इसका गुणा यहाँ कर दे, तो फाइनली रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2r माइनस 2x, इधर मिल जाएगा हमारा x, इसको उधर भेज के सॉल्व कर दिया जाए, 3x बराबर मिल जाएगा 2r। तो फाइनली x बराबर क्या मिलेगा आपको, 2r बाई 3 मिल जाएगी। यानी x का मान कितना आ गया, 2r बाई 3। यानी धनावेश से 2r बाई 3 दूरी पर तीसरे आवेश को रख दिया जाए तो ये निकाय संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। तो लिख सकते हैं कि 4E आवेश से 2r बाई 3 दूरी पर रखने पर तीसरा आवेश, ये टोटल की टोटल निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लें, नोट कर लें। वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं इसे फटाक से, और अगला प्रश्न लगाते हैं।
अगला प्रश्न है मेरे पास, तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती, बराबर होती। मान लीजिए भुजाएं क्या है, यल है, ठीक है। इसके प्रत्येक शीर्ष पे ए बी 3 शीर्ष हैं और तीनों ही शीर्षों पे समान परिमाण के आवेश रखे गए। तो मान लीजिए इसको मान लेते हैं Q1 पे हमने रखा Q, इसको मान लेते हैं Q2, इस पर हमने Q रख दिया, और इसको मान लेते हैं Q3, इस पर हमने आवेश क्या रख दिया, Q रख दिया। तो आपको इस त्रिभुज के केंद्रक में कोई कैपिटल Q आवेश रखा गया है और बताना है कि उस Q पर परिणामी वैद्युत बल कितना होगा। यानी इसका जो सेंटर है वो है, इस पर हम कैपिटल Q आवेश रख दिए। इसी कैपिटल Q पर बताना है कि परिणामी वैद्युत बल कितना होगा। हालांकि यहाँ पर हम देख रहे हैं 3 बिंदु आवेश है। जब 3 बिंदु आवेश होते हैं तो वैद्युत बल की गणना हम लोग अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। अध्यारोपण सिद्धांत क्या बताता है कि अलग अलग आवेशों की वजह से वैद्युत बल निकालिए और उनका सदिश योग कर दीजिए। तो वही काम हम भी करेंगे कि यह आवेश कितना बल बना रहा है और यह कितना बना रहा है और यह कितना बना रहा है, सबको निकालकर जोड़ दिया जाएगा। तो चलिए काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, हमको दूरी चाहिए ना, ये दूरी हमको निकालना पड़ेगा। तो ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने का बनता है, 60 का बनता है। और शीर्षों को ये समद्विभाजित हो रहा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का हो जाएगा। तो यह दूरी हम निकाल लें तो निकाल सकते हैं। त्रिभुज BO, इसका नाम दे देते हैं D, BOD से यदि cos 30 cos थीटा का फॉर्मूला लगा है तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे आधार क्या इसमें यह है ना। अच्छा ये देखिए, शीर्ष से डाला गया सम्मुख भुजा पे लंब इस भुजा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी यह जो दूरी है L/2 के बराबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार क्या हमारा L/2 है, कर्ण क्या है, यही तो निकालना है ना, BO। तो यहाँ से निकाले BO का मान तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा L/2 और cos थीटा का मान क्या होता है, √3/2, 2 से 2 कट जाएगा तो L/ क्या हो जाएगा, √3 आ जाएगा। यानी BO का मान कितना आ जाएगा, L/√3 आ जाएगा। सममिति के कारण हम देख रहे हैं कि यह दूरी इस दूरी के बराबर है और इस दूरी के बराबर। सममिति के कारण BO, CO और AO ये क्या आपस में बराबर है, जो क्या होगा L/√3 के बराबर ही होंगे। अब हमारा काम है कि Q2 कितना सब फोर्स लगा रहा है, Q3 कितना फोर्स लगा रहा है, Q1 कितना फोर्स लगा रहा है, इन सबकी वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो चलिए हम काम करते हैं। देखिए ये Q2 यहाँ पे जो फोर्स लगाएगा, हालांकि जो कैपिटल Q है सजातीय आवेश, तो Q2 के द्वारा कैपिटल Q पे जो लगने वाला फोर्स वो किधर होगा, वह इस दिशा में होगा। किस दिशा में, इस दिशा में। इसका नाम दे देते हैं हम F1 दे देते हैं, नहीं 2 है ना, इसका नाम 2 दे देते हैं। 2 के वजह से लगा है तो 2 दे दिया गया है। ये Q3 है, Q3 के द्वारा, हालांकि Q कैपिटल Q वो Q सजातीय आवेश है, फिर भी क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो Q3 के द्वारा जो Q1 पे Q पे जो फोर्स लगेगा वह इस दिशा में लगेगा। इसका नाम दे देते हैं 3 के वजह से लग रहा है तो 3 बना देते हैं। इन दोनों बलों का परिणामी जो होगा वो कहाँ होगा, हमें इस दिशा में मिलेगा। एकांक सदिश हम मान लेते हैं R इधर है, ठीक है। अब हमारा काम है कि F2 का मान निकालना, F3 का मान निकालना। जब वैल्यू निकल जाएगी तो उन दोनों का परिणामी निकाल देंगे और फाइनल इस आवेश वश कितना बल बन रहा है वो नीचे मिलेगा। यानी हम लिख सकते हैं नीचे की तरफ Q1 आवेश की वजह से जो कैपिटल Q पे फोर्स लग रहा है वह नीचे की तरफ लग रहा है, उसका नाम दे देते हैं हम 2 3 है ना, इसका नाम दे देते हैं 4, ठीक है। नहीं Q1 की वजह से लग रहा है ना, इसका नाम Q1 दीजिए। Q1 की वजह से लग रहा है तो Q4 नाम दे देगा इसका, ठीक है। चलिए अब बल की गणना करते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग निकालते हैं Q1 की वजह से। Q1 के कारण कैपिटल Q पर वैद्युत बल
वैद्युत बल। यानी Q1 आवेश की वजह से कैपिटल Q पर कितना वैद्युत लग रहा है, कूलाम के नियम से हम क्या जानते हैं, कितना हो जाएगा F2, इसको हमने नाम दिया F1, हो जाएगा हमारा K, और दोनों आवेशों के परिमाण Q, कैपिटल Q, और बीच की दूरी क्या है, यह बीच की दूरी हमने क्या निकाला, L रूट में 3 निकाला, L बाई रूट में 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, L रूट में 3 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर देंगे 3 पॉइंट के ऊपर चला जाएगा, 3KQ कैपिटल Q बाई क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। यह F1 का मान निकल के आ गया। इसी प्रकार अब यह आवेश कितना बल लगा रहा है, यह आवेश कितना बल लगा रहा है ये निकाल सकते हैं हम लोग, चलिए निकालते हैं। Q2 के कारण कैपिटल Q पर वैद्युत कितना हो जाएगा, यह आवेश कितना बल लगा रहा है, F2 लगा रहा है, उसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी KQ कैपिटल Q, बीच की दूरी कितनी है, सेम यही दूरी, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, L रूट में 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे 3K स्मॉल Q कैपिटल Q बाई L स्क्वायर हो जाएगा, सेम रिजल्ट हो जाएगा। अब इसके लिए निकालते हैं Q3 के लिए, Q3 के लिए क्या हो जाएगा, Q3 के कारण कैपिटल Q पर वैद्युत बल कितना निकल के आएगा, F3 निकल के आएगा, जिसकी वैल्यू क्या है, F3 इस दिशा में मिल रहा है ना, वो क्या हो जाएगा, KQ कैपिटल Q, बीच दूरी क्या है, L रूट में 3 का स्क्वायर, सॉल्व कर देंगे 3KQ कैपिटल Q बाई L स्क्वायर आ जाएगा। हम देख रहे हैं कि तीनों ही वैल्यू क्या सेम आ रही है। अच्छा है, F2 और F3 का परिणामी जो बल मिलेगा किधर मिलेगा हमें, इस दिशा में मिलेगा, F2 और F3 का जो परिणामी बल है वो इस दिशा में मिलेगा। अच्छा, परिणामी तो हमें इस दिशा में मिलेगा, क्योंकि F2 F3 दोनों क्या सदिश है, दोनों क्या सदिश है, अब इन दोनों सदिशों को जोड़ने की वजह से परिणाम मिलेगा ना, तो हम दोनों सदिशों को जोड़ेंगे। अब देखिए, अब दोनों सदिशों के बीच का कोण हमको पता नहीं है, क्योंकि सदिशों को जोड़ना आप जानते हैं, क्लास 11 में जोड़ना जानते हैं कि यदि मेरे पास कोई दो सदिश ए और बी हो तो इन्हें जोड़ा जाता तो परिणामी क्या निकलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता था। यह आता था थीटा क्या होता था, सदिश ए और बी के बीच का कोण होता था। उसी प्रकार आपके पास दो सदिश हैं, एक F3 इधर जा रहा है, F2 इधर जा रहा है, इन दोनों सदिशों को जोड़ना है और थीटा का मान हमको पता नहीं है, तो थीटा का मान निकाल लिया जाए तो सदिशों को इजीली हम लोग जोड़ सकते हैं। तो थीटा का मान निकाला, देखिए 30 का कोण ये बना, 30 का ये भी बनेगा, ये कोण कितना हो जाएगा, 30 ये बचा हुआ कोण कितना हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है, 30 60 हो जाएगा, तो बचा हुआ कोण क्या 120, शीर्षक विमुख कोण के हिसाब से ये कोण कितने का हो जाएगा 120 हो जाएगा, क्योंकि 120 का ये भी बनना है तो ये भी तो उसी के शीर्ष पर बनना है ना, तो 120 का कोण ये भी हो जाएगा। तो हम लोग अब F2 और F3 का परिणामी बल निकालेंगे। F2 व F3 का परिणामी बल कितना हो जाएगा, मान लेते हैं F2 और F3 का जो परिणामी बल है यह है, ठीक है, चलिए F डैश लिख देते हैं, क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2 F3 F2 कॉस थीटा, यह होगा। हालांकि हम देख रहे हैं क्या कि F2 और F3 दोनों के रिजल्ट सेम है, तो इन बलों को हम मान लेते हैं क्या, F मान लेते हैं, सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी, F मान लिया जाता है, तो क्या हो जाएगा F का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F और कॉस कितने कोण बनना है, 120 का बनना है, सॉरी दोनों सदिशों में कितना कोण बनना है, यहाँ 120 का बनना है। तो सॉल्व करेंगे तो F डैश का मान कितना आ जाएगा, F डैश का मान जो आएगा देखिए सॉल्व किया जाएगा, cos 120 का मान होता है -1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा, 2F स्क्वायर माइनस इसका क्या हो जाएगा, 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ केवल F स्क्वायर घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, केवल हमको F बाहर निकल के आएगा। यानी जो F3 और F2 का जो परिणामी सदिश है जो इस दिशा में मिल रहा है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, उसकी वैल्यू जो आ गई है F के बराबर, F का मान कितना है 3KQ अब कैपिटल Q बाई L स्क्वायर है,
यह उसका पैराडाइमल बल है ना। F2 और F3 का पैराडाइमल बल हमने यहाँ निकाल दिया। अब फाइनल हमें कैपिटल Q पे पैराडाइमल निकालना है, तो इस दिशा में जो हमने फाइनल निकाला इन दोनों को जोड़कर, और इसके जो नीचे में दोनों को जोड़ दिया जाए। हालांकि ये दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत है। देखिए इन दोनों का योग ऊपर मिला और यह इसका जो बल है वो नीचे की तरफ है। दोनों सदिशों के बीच का कोण कितना है? 180 डिग्री का है। तो जो परिणामी होगा अतः बिंदु O पर परिणामी वैद्युत बल कितना हो जाएगा? इसको डबल डैश कर देते हैं। एक सदिश ऊपर है, दूसरा सदिश नीचे, दोनों को जोड़ना है, यानी दोनों सदिशों के बीच का कोण 180 डिग्री का हो गया। यानी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? ये ऊपर वाले को हमने क्या माना है? F' माना है, F' माइनस, और नीचे वाला क्या है हमारा? F1 है। सॉल्व कीजिए। F' डाल के F' का मान कितना निकल गया है? F' का मान यह निकल गया है 3K कैपिटल Q बाई L स्क्वायर माइनस F1 का मान कितना है? F1 का मान ये हमने निकाला है 3KQ और कैपिटल Q बाई L स्क्वायर। दोनों रिजल्ट सेम है, तो क्या हो जाएगा? वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी बिंदु O पर जो परिणामी बल है वह 0 है। नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं इसे फटाक से, क्योंकि टाइम है नहीं और न्यूमेरिकल लगाना चाहते हैं। अगर न्यूमेरिकल लगाएंगे अगला जो न्यूमेरिकल होगा वह कोई ए भुजा वाली वर्ग हमारे पास है। मान लीजिए ये भुजा का हमें पास वर्ग है जिसकी भुजा क्या है? ए है। अब इसके प्रत्येक कोने पर Q परिमाण का आवेश रखा गया है। इन विशेष का नाम दे देते हैं A, B, C और D। प्रत्येक पर Q परिमाण का आवेश हम रख देते हैं। तब आपको बताना है कि बिंदु D पर परिणामी वैद्युत बल कितना होगा। बिंदु D पर परिणामी वैद्युत बल आपको क्या करना है? बताना है। हालांकि हम देख रहे हैं वर्ग है, 4 कोने पे आवेश है, तो बहुल आवेश का केस बन रहा है, क्योंकि जब 2 से अधिक आवेश होते हैं तो बहुल आवेश का केस बन जाता है। तो हम लोग जो वैद्युत बल की गणना अध्यारोपण के सिद्धांत से करते हैं। तो हमारा काम है कि देख लें कि यह आवेश कितना से बल लगा रहा है, यह आवेश कितना बल लगा रहा है और यह आवेश कितना बल लगा रहा है। तीनों बलों को निकाल ले और परिणामी के लिए तीनों को सदिश योग कर ले। तो कि यह आवेश इस पर कितना बल लगाएगा? हालांकि सभी सजातीय आवेश है, सजातीय आवेश होने के कारण ये एक दूसरे को ठेलने का प्रयास करेंगे। यानी ए के द्वारा जो डी पर फोर्स लग रहा है AD वह इस दिशा में लग रहा है। उसी प्रकार बिंदु C पर रखा गया जो आवेश Q है, D पर जो फोर्स लगाएगा वह इस दिशा में लगाएगा, यानी FCD इस दिशा में लगाएगा। उसी प्रकार जो बिंदु B है, B पर जो आवेश Q रखा गया है, D पे जो फोर्स लगाएगा वह इस दिशा में लगाएगा। इसका नाम दे देते हैं हम FBD, वह इस दिशा में फोर्स लगाएगा। और गणना करने के बाद तीनों का क्या कर देना है? सदिश योग कर देना है। तो चलिए सदिश योग किया जाए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि A पे जो रखा गया आवेश है D पर कितना बल लगा रहा है। तो बिंदु A पर स्थित आवेश के कारण बिंदु D पर वैद्युत बल यानी A पे उपस्थित आवेश के कारण D पर कितना वैद्युत बल लग रहा है ऊपर की तरफ FAD, उसकी बात कर रहे हैं। कितना हो जाएगा? FAD की दोनों आवेशों के परिमाण सेम परिमाण है, तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर। बीच की दूरी क्या है? भुजा है, भुजा के बराबर तो होगा सबके लिए। बीच की दूरी क्या हो जाएगा? A स्क्वायर हो जाएगा।
ये हमने बताया कि ए पे स्थित आवेश की वजह से कितना वैद्युत बल बन रहा है। उसी प्रकार सी पे जो आवेश है उससे क्या हो जाएगा, बिंदु सी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर वैद्युत, सी की वजह से डी पे जो वैद्युत बल बन रहा है क्या है, एफ सी डी है। एफ सी कितना हो जाएगा कि दोनों आवेशों के परिमाण सेम है तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बीच की दूरी क्या है ये, तो ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, इन दोनों बलों का पहले परिणाम निकाल लेते हैं। अच्छा यह बताइए दोनों बल क्या है, एक दूसरे में 90 पे है, देख रहे हैं, यह बल इधर जा रहा है, यह बल इधर जा रहा है। और जब दो सदिश एक दूसरे के 90 पर होते हैं तो उन्हें जोड़ा कैसे जाता है, हालांकि हम बता चुके हैं कि क्लास 11 का पढ़ चुके हैं दो सदिश को कैसे जोड़ते हैं। तो हमारा काम है इस सदिश को और इस सदिश को जोड़ना, जब दोनों सदिशों के बीच जो 90 का कोण बना हुआ तब। तो इन दोनों का जो परिणामी मिलेगा वो इस दिशा में मिलेगा, क्या जानना चाहिए, यानी एफ सी डी और एफ ए डी का परिणामी कहाँ मिलेगा, इस दिशा में मिलेगा। उसका नाम हम दे देते हैं एफ दे देते हैं, ठीक है, नहीं एफ डैश दे देते हैं, ठीक है, एफ डैश दे देते हैं। तो चलिए इसका परिणामी निकाल लेते हैं। एफ ई डी तथा एफ सी डी का परिणामी बल, यानी एफ ए डी और एफ सी डी का परिणामी बल निकालें तो क्या मिलेगा, हमने क्या माना है, एफ डैश माना है। तो दोनों बलों को जोड़ा जाए, हालांकि दोनों में रिजल्ट सेम है, देख रहे हैं, एफ ए डी का भी रिजल्ट सेम है, एफ सी डी का रिजल्ट दोनों के सेम है। तो इसको मान लेते हैं क्या, हम एफ मान लेते हैं, एफ मान लेते हैं, ठीक है, दोनों रिजल्ट को। तो क्या हो जाएगा, एफ का स्क्वायर प्लस 2 एफ और cos 90 होगा, क्योंकि दोनों सदिशों के बीच एंगल कितना है, 90 होना। तो cos 90 के बाद 0, तो टोटल के टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एफ डैश की जो वैल्यू आएगी 2f स्क्वायर आ जाएगी। बाहर निकल के क्या आएगा, बाहर जो निकल के आएगा हमारा एफ रूट में 2 आ जाएगा, यह एफ का मान निकल के आएगा। यानी हमने इस बल के और इस बल को जोड़कर जो परिणामी निकाला है एफ रूट में 2 निकाला है। अच्छा, तीसरा बल इस आवेश बल कहाँ मिल रहा है हमें, एफ बी इस दिशा में मिल रहा है, एफ बी डी हमें कहाँ मिल रहा है, उसी दिशा में मिल रहा है। अच्छा, इसके लिए हमें यह दूरी चाहिए, दूरी हमको पता नहीं है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो यह कर्व हो गया, इसको यदि हम आधार मानते हैं, इसको लंब मानते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इस भुजा का योग, इस भुजा का वर्ग, इस भुजा का वर्ग का योग, इस भुजा के बराबर हो जाएगा, वर्ग के बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए रूट में 2 आ जाएगी, आएगी। तो बिंदु बी पर रखा गया आवेश, बिंदु डी पर जो फोर्स लगा रहा है एफ बी डी, वो हम लिख सकते हैं। तो बिंदु बी पर स्थित आवेश के कारण बिंदु डी पर वैद्युत बल, क्या वैद्युत बल है, एफ बी डी है, कि दोनों आवेशों के परिमाण और बीच की दूरी क्या है यहाँ पे, ए रूट में 2 का स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, यह रिजल्ट निकल जाएगा। अब परिणामी निकालना है, इस बल का परिणामी उसी दिशा में मिलना है और इस बल की दिशा कहाँ है, उसी में है, यानी दो सदिश एक ही दिशा में है और दोनों को जोड़ना है। तो बिंदु डी पर परिणामी जो बल होगा, बिंदु डी पर परिणामी वैद्युत बल कितना हो जाएगा, परिणामी वैद्युत बल को एफ डबल डैश लिख देते हैं, एफ डबल डैश। दोनों बलों को जोड़ दिया जाए, हालांकि दोनों ही बल एक ही दिशा में, तो क्या हो जाएगा, cos 180 डिग्री का कोण बनाएगा, और जैसे इस क्वेश्चन में cos 180 का मान रखा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सॉरी cos 80 बोलते हैं, सॉरी, दोनों ही सदिश एक ही दिशा में, जिस वजह से जो थीटा बन रहा है दोनों सदिशों के बीच 0 डिग्री का बन रहा है।
और जैसे यहाँ पे cos 0 का मान भरा जाएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस वजह से जो इक्वेशन मिलेगा हमको एफ और एफ ए क्या कहते हैं एफ डैश और एफ बी डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो बाहर निकल के आएगा क्या परिणामी किसके से निकाल रहे हम बिंदु डी पर परिणामी वैल्यू पर एफ डबल डैश लिखे है ना, हाँ एफ डबल डैश जो निकल के आएगा हमको एफ डैश प्लस और ये बल क्या हमारा एफ बी डी, ये बल निकल के आएगा, ये बल निकल के आएगा। अब इन दोनों बलों की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। एफ डैश का मान कितना है अभी निकाले, यहाँ पे निकाले क्या निकाला गया है एफ रूट में 2। एफ बी डी का मान कितना है अभी निकाले, ये निकाले यहाँ पे ना, सदिश क्यों लगाते हैं भाई, कितना है के क्यू स्क्वायर बाई क्या है 2a²। इस एफ का मान हम जानते हैं, एफ का मान निकाल चुका देखिए इसी के बराबर है, तो यहां से सॉल्व करें तो एफ का मान कितना है, एफ का मान है रूट में 2k² बाई क्या है नीचे a², अब प्लस इधर क्या हमारा k² बाई 2a²। फाइनली तो हमें मिलेगा इन दोनों का एक कितना हो जाए, अच्छा कॉमन कुछ दिख रहा है के क्यू कॉमन है, के क्यू को कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ हमारा बचेगा रूट में 2 और a² भी कॉमन, a² को भी कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा 2 और प्लस 1/2। सॉल्व कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, चाहे इतना भी छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, k² बाई a² और 2 रूट में 2 प्लस 1/2। यह परिणामी वैल्यू बल का वैल्यू बिंदु डी पर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, इसे नोट कर लें आप लोग, बाकी नेक्स्ट लेक्चर अगले दिन हम स्टार्ट करेंगे, इसे आप लोग नोट कर लें।